प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ एक, दो बैलों की कथा, जिसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा जाता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेमचंद के जीवन परिचय के बारे में। प्रेमचंद का जन्म बनारस के लमही ग्राम में 1880 में हुआ था। इनके बचपन का नाम था धनपत राय। इनका जीवन पूरी तरह अभावों में बीता, यानी उन्हें जो सुख सुविधाएं बचपन में मिलनी चाहिए थी वे सुख सुविधाएं उनको नहीं मिली। फिर भी उन्होंने बीए तक पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, लेकिन उनका मन नौकरी में नहीं लगा और उन्होंने वहां से त्यागपत्र दे दिया और जो वो असहयोग आंदोलन था उसमें शामिल हो गए। और इसके बाद वे पूरी तरह अपने लेखन कार्य यानी लिखने के कार्य की तरह क्या हो गए, पूरी तरह समर्पित हो गए। अब उनकी जो कहानियां, जो उन्होंने उपन्यास कहानियां लिखी है, जो उनकी कहानियां है वो मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। यानी जो उन्होंने जितनी भी कहानियां लिखी है वो मानसरोवर के 8 भागों में संकलित की गई है। उनके कुछ उपन्यास हैं जैसे कि सेवा सदन, कर्म भूमि, रंग भूमि, निर्मला, गोदान, गबन आदि। इसके साथ साथ उन्होंने कई पत्रिकाओं का भी संपादन किया, जैसे हंस, जागरण, माधुरी आदि। इनकी जो रचनाएं हैं उनका मूल विषय था किसानों और मजदूरों की दुर्दशा, दलितों का शोषण और समाज में स्त्री की दुर्दशा और असहयोग आंदोलन जो है इनकी रचनाओं के क्या थे, मूल विषय थे। इनको लेकर इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी। ये इनके जीवन परिचय था। अब हम पढ़ेंगे पाठ जो है दो बैलों की कथा। इस पाठ के माध्यम से जो लेखक है, जो मुंशी प्रेमचंद है, उन्होंने कृषक समाज यानी किसान समाज और जो पशुओं के बीच जो भावात्मक संबंध है उसका वर्णन किया है। यानी कि इसमें बताया गया है कि हमें स्वतंत्रता यानी जो आजादी है वो आसानी से नहीं मिलती। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, बार बार संघर्ष करना पड़ता है। यही चीज उन्होंने दो बैलों के माध्यम से हमें समझाई है। अब है पाठ दो बैलों की कथा। जानवरों में गधा सबसे बुद्धिहीन समझा जाता है। जब हम किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं तो सबसे पहले हम उसे गधा ही कहते हैं। गधा सचमुच में बेवकूफ है। उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे ये पदवी दी है। यानी कि जो उसको ये जो पदवी मिली है वो किसके कारण मिली है, उसको उसके सीधेपन के कारण मिली है और उसकी सहनशीलता के कारण ये सब उसको पदवी मिली है। इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींग मारती है। ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। अनायास यानी अचानक ही वो शेरनी का रूप धारण कर लेती है। जब उसके बछड़ों पर या कोई हमला करता है तो वो शेरनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते ना ही सुना ना ही देखा है। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी भी असंतोष की छाया भी नहीं दिखाई देगी। यानी उसके चेहरे पर हमेशा क्या रहता है, एक सा ही भाव रहता है। चाहे उसके साथ कैसा भी व्यवहार कर लो, चाहे उसे खाने के लिए कुछ भी दे दो। वैशाख में चाहे एकाध बार कुलेल कर लेता है। कुलेल यानी क्रीड़ा करना यानी खेलना, पर हमने तो कभी उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद शब्द का अर्थ होता है दुख, स्थायी रूप से छाया रहता है। यानी उसके चेहरे पर एक दुख का भाव हमेशा ही रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। यानी वो चाहे सुख हो चाहे दुख हो, कैसी भी परिस्थिति हो, हमेशा वो क्या रहता है, एक सा ही रहता है। उसके व्यवहार में कोई भी परिवर्तन नहीं आता। ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए। पराकाष्ठा यानी बिल्कुल जो अंतिम सीमा होती है, यानी कि वो सब कुछ सहन कर लेता है, वहां तक पहुंच गए। यानी वो किसी को कुछ नहीं कहता है। पर आदमी उसे क्या समझता है, बेवकूफ कहता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो क्या है, वो सहन करने की शक्ति है। इसी कारण उसे क्या कहा जाता है, बेवकूफ कहा जाता है। सद्गुणों का जितना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए, भारतवासियों की अफ्रीका में दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता?
बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुसमय के लिए, कुसमय यानी बुरे समय के लिए बचाकर रखते हैं, यानी अपने आने वाले भविष्य के लिए, या कभी कोई जीवन में मुसीबत हो जाए इसके लिए वो अपना थोड़ा बहुत जो अपनी आमदनी है उसमें से थोड़ा बहुत पैसा बचाकर रखते हैं। जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। जापान की मिसाल सामने है, एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में क्या बना दिया, गण्य यानी सम्माननीय बना दिया है। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बेल, जिसका अर्थ है हम गधे का प्रयोग करते हैं। कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ है बछिया के ताऊ का भी प्रयोग किया जाता है। ये बछिया के ताऊ और ये सब किसके लिए, बेल के लिए प्रयोग किया जाता है। कुछ बैल को शायद बेवकूफों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आते हैं, और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है, यानी कि जो गधा है वो कभी भी उसका क्या रहता है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो वो हमेशा एक सा ही रहता हो, चाहे कितना भी उसको कैसा भी व्यवहार कर लो। लेकिन जो बैल है उसमें थोड़ा बहुत उसके व्यवहार में क्या आता है, अंतर आता है, इसलिए उसको स्थान क्या दिया गया है, गधे से नीचे दिया गया है। झूरी काची के 2 बैलों के नाम थे, यानी झूरी काची जो था उसके पास 2 बैल थे, एक बैल का नाम था हीरा और एक बैल का नाम था मोती। दोनों पछाई जाति के थे। पछाई जाति यानी जो ये बैलों की जो एक नस्ल होती है उस नस्ल का नाम है पछाई। देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। बहुत दिनों तक साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। मूक भाषा यानी इशारों में वो एक दूसरे से बातचीत किया करते थे। एक दूसरे के मन की बात को कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते, यानी वो जो भी बोलते थे, जो उनके हाव भाव थे, उससे वो दोनों जो हीरा और मोती थे वो दोनों एक दूसरे की भावनाओं को क्या करते थे, एक दूसरे की बातचीत को समझ जाते थे। हम नहीं कह सकते, अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति होगी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाट कर सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते थे। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से। विग्रह यानी अलग होना, यानी वह जब वो दोनों क्या करते थे, एक दूसरे को सूंघ कर या चाट कर एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव प्रकट करते थे, आत्मीयता के साथ रहते थे, दोनों मिलकर रहते थे। लेकिन वो सब किसके, केवल एक क्रीड़ा या खेलने के भाव से, प्रसन्नता के भाव से ये सब क्रियाएं किया करते थे। आत्मीयता के भाव से, जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होती है, ढोल धप्पा होने लगता है, यानी उनमें जो आपस में जो खेल करते हैं वो चीजें होने लगती है। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी सी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल गाड़ी में जोत दिए जाते थे, गर्दन हिला हिलाकर चलते, उस वक्त हर एक की चेष्टा यही होती थी कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। यानी जब दोनों बैलों को बांधा जाता था जोतने के लिए, तो जो दोनों बैल थे वो यही सोचते थे कि जो वजन है वो मेरे ऊपर ज्यादा हो, हीरा पे नहीं हो। हीरा ये सोचता था कि मोती पे ज्यादा वजन नहीं हो, मेरे ऊपर ये ज्यादा वजन हो। दिन भर के बाद दोपहर संध्या यानी शाम को दोनों खुलते, तो दोनों एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते थे। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते थे। नाद यानी जहाँ पर जो पशुओं को चारा रखने का जो स्थान होता है, वहां पर उन दोनों को जब शाम को वो आते थे थक कर, दोनों बैलों को खोल दिया जाता था। और वहां जब वो चारा दोनों एक साथ खाते थे, साथ नाद में मुंह डालते, साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी मुंह हटा लेता था।